आज के इस वीडियो में हम लोग ये अध्ययन करेंगे कि उपभोक्ता जो है वो अपने अधिमान को कैसे अभिव्यक्त करता है और अधिमान को अभिव्यक्त करते समय वो किस अवधारणा या सिद्धांत का उपयोग करता है। उपभोक्ता के अधिमान के संदर्भ में हमें तब आवश्यकता पड़ती है जब हम ये मान के चलते हैं कि उपयोगिता को क्रम के रूप में मापा जा सकता है, इसे संख्या के रूप में मापा नहीं जा सकता। और वैसी स्थिति में जैसा कि हम जानते हैं कि उपयोगिता के मापने के जो ऑर्डिनल दृष्टिकोण है, क्रमवाचक दृष्टिकोण है, उसमें हम ये मानते हैं कि दो वस्तुओं या वस्तुओं के दो बंडल्स के प्रति उपभोक्ता अपने अधिमान को कैसे व्यक्त करता है, कैसे वो बताने में सक्षम होता है कि एक वस्तु की तुलना में दूसरी वस्तु या वस्तुओं के एक बंडल की तुलना में वस्तुओं का दूसरा बंडल कम या अधिक उपयोगिता प्रदान करता है या एक बंडल को दूसरे बंडल की तुलना में वो अधिमानता देता है, पसंद करता है। तो इस संदर्भ में एक अवधारणा है और अवधारणा को हम लोग मोनोटोनिक प्रेफरेंस, एकदिष्ट अधिमान के रूप में जानते हैं। क्योंकि उपयोगिता को हम संख्या के रूप में नहीं माप पाते और यदि क्रम के रूप में मापते हैं तो हम इस आधार पर मापते हैं कि वस्तु के किसी एक संयोग को दूसरे संयोग की तुलना में हम ज़्यादा पसंद करते हैं या कम पसंद करते हैं, या दोनों संयोग हमें एक जैसे लगते हैं, उनके प्रति हम तटस्थ होते हैं। तो वैसी स्थिति में अधिमान को व्यक्त करने का कोई तरीका होना चाहिए या कोई तरीका होगा। तो एक जो तरीका है वो जिसे हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं वो है एकदिष्ट अधिमान। एकदिष्ट अधिमान का अर्थ ये होता है कि जब हम दो वस्तु के मध्य तुलना करते हैं कि एक वस्तु की तुलना में दूसरी वस्तु उपभोक्ता के लिए अच्छी है या बुरी है, तो वैसी स्थिति में उपभोक्ता जो है अधिमानता का निर्धारण उस वस्तु की मात्रा के आधार पर करता है। और अगर दो वस्तुएं हैं तो उनकी मात्राओं के आधार पर तुलना शायद संभव न हो। वस्तुओं का अगर कोई बंडल हो और उस बंडल में हम देखें कि इसमें कितनी वस्तु है, इसमें कितनी वस्तु है, तो वहाँ जिस प्रकार से हम ये निर्धारण करते हैं वो ज़्यादा आसानी से हम इसे अभिव्यक्त कर सकते हैं। और वो ये है कि अगर दो बंडल्स हैं, एक बंडल में वस्तुएं हैं, दूसरे बंडल में भी वस्तुएं हैं, दोनों बंडल्स में मान लीजिए सभी वस्तुओं की संख्या समान है। यदि एक बंडल में किसी एक वस्तु की मात्रा ज़्यादा हो, वैसी स्थिति में
उपभोक्ता को यदि चयन करने को कहा जाए या अधिमानता को व्यक्त करने को कहा जाए तो कहा जाता है कि उपभोक्ता जो है उस बंडल को चुनेगा या उस बंडल के प्रति अपनी अधिमानता व्यक्त करेगा जिसमें वस्तु की मात्रा ज़्यादा है। सभी वस्तुओं की मात्राएं दोनों बंडल्स में समान हैं, केवल एक वस्तु की मात्रा ज़्यादा है। इसके पीछे जो धारणा है वो हम समझ सकते हैं, और वो ये है कि उपभोक्ता की विवेकशीलता यहाँ काम आती है। और कहा जाता है कि उपभोक्ता विवेकशील होता है अर्थशास्त्र में जब हम उसका अध्ययन करते हैं। और उस विवेकशीलता का अर्थ ये है कि वो अपने क्रियाओं से, अगर वो उपभोक्ता है तो अपने उपभोग संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता है। संतुष्टि कैसे अधिकतम होगी वो वही महसूस कर सकता है, और अधिकतम करने की दिशा में वो ये देखता है कि वो उस वस्तु का उपभोग करे जिसके उपभोग करने से उसके उपयोगिता में वृद्धि हो। तो उपयोगिता में वृद्धि तभी होगी जब उस वस्तु से उपयोगिता उसे धनात्मक रूप में मिलेगी। तो ऐसी कोई वस्तु का उपभोग वो नहीं करेगा जिससे उसके उपयोगिता में कटौती हो, या जिस वस्तु का उपभोग करने से उसे नुकसान हो, या ऐसी वस्तु का उपभोग भी नहीं करेगा जिस वस्तु का उपभोग करने से उसके उपयोगिता में कोई वृद्धि न हो, या उपयोगिता यथावत बनी रहे, या उसकी सीमांत उपयोगिता शून्य हो। वो केवल उसी स्थिति में किसी वस्तु का उपभोग करेगा जब उपभोग करने से उसकी उपयोगिता बढ़ जाए। और यदि वस्तु की मात्रा ज़्यादा है और वो ऐसी वस्तु का उपभोग करेगा जो उपयोगिता को बढ़ाती हो, तो निश्चित है कि ये जो वस्तु की अधिक मात्रा है इससे उसकी उपयोगिता में वृद्धि होगी, और वो ये महसूस करेगा कि जिस बंडल में वस्तु की मात्रा ज़्यादा है वो उसे ज़्यादा संतुष्टि प्रदान करती है और वो उसे पसंद करेगा। तो मोनोटोनिक जो प्रेफरेंस है, अधिमान है, वो ये व्यक्त करता है कि यदि उपभोक्ता को दो बंडल्स दिए जाएं और दोनों बंडल्स में अन्य वस्तुओं की मात्राएं समान हों, किसी एक वस्तु की मात्रा अधिक हो, वैसी स्थिति में उस बंडल को पसंद करेगा जिसमें वस्तु की मात्रा ज़्यादा है। सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता कम वस्तुओं की तुलना में ज़्यादा वस्तुओं को पसंद करता है, और जब ऐसा वो करता है ये तो हम कहते हैं कि मोनोटोनिक अधिमान का नियम उपभोक्ता पर लागू होता है या उसे अपने व्यवहार में अपनाता है। हम लोग उपभोक्ता का व्यवहार के संदर्भ में दो संकल्पनाओं के अंतर्गत ये मान के चलते हैं कि उपयोगिता के क्रमवाचक माप संभव है, या क्रमवाचक उपयोगिता मापी जा सकती है, क्रम के रूप में मापी जा सकती है। और वो संकल्पनाएं इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से और रिवील्ड प्रेफरेंस थियरी के माध्यम से अर्थशास्त्र में हम पढ़ते हैं, और दोनों जगह इस मोनोटोनिक प्रेफरेंस को हम एक्सेप्ट करते हैं। तो आज हम आपको पहले अनधिमान वक्रों और फिर रिवील्ड प्रेफरेंस थियरी के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि हम इनका उपयोग उपभोक्ता के व्यवहार के संदर्भ में कैसे होता है। तो यहाँ पर हम पहले आपको अनधिमान वक्र की तरफ ले चलेंगे, जहाँ हम मान के चलते हैं कि उपभोक्ता दो वस्तुओं का केवल उपभोग करता है, और दोनों वस्तुओं के मूल्य उपभोक्ता को ज्ञात होते हैं, और उपभोक्ता की आय निश्चित दी हुई होती है। तो इस दिए हुए प्रतिबंध जिसमें आय दी हुई है, दोनों वस्तुओं के मूल्य दिए हुए हैं, और उपभोक्ता को तय करना है कि वो किन किन संजोगों को खरीद सकता है और इनमें से किस चीज़ को, किस संजोग को दूसरे संजोग की तुलना में अच्छा या बुरा या एक जैसा वो ट्रीट करेगा। तो वैसी स्थिति में हम एक इस चित्र का सहारा ले सकते हैं जिसमें हम दो अवधारणाओं की चर्चा करेंगे। एक को हम कहते हैं बजट सेट और दूसरी है बजट लाइन। बजट लाइन जो उपभोक्ता के बजट को प्रदर्शित करती है, और बजट का मतलब ये हुआ कि अपनी आय से वो दोनों वस्तुओं को यदि खरीदे तो दोनों वस्तुओं के कितनी मात्रा खरीद सकता है। अगर हम ये मान के चलें कि उपभोक्ता की आय जो है वो m है,
और दोनों वस्तुएं मूल्य, दो वस्तुएं हैं x और y। y का मूल्य है py और x का मूल्य है px। और वैसी स्थिति में आय से अगर हम दोनों वस्तुओं को खरीदेंगे तो एक ऐसी स्थिति हो सकती है कि हम केवल x खरीदें, और केवल x खरीदेंगे तो आय को x के मूल्य से अगर हम भाग दे दें तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी मात्रा हम x की आय से खरीद सकते हैं। ध्यान रहे y नहीं खरीद रहा है, तो आय जो है m है, y की कीमत y है, py से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कि यहाँ से लेके, शून्य से लेके और यहाँ तक y वस्तुओं की मात्रा खरीद सकता है। इसी तरह से आय में अगर हम x की कीमत से भाग देंगे तो जितनी मात्रा आएगी उतनी मात्रा x की खरीद सकता है। और दोनों को खरीदना चाहे तो इस रेखा पर स्थित संयोग जो इस बिंदु और इस बिंदु को m/py और m/px वाले बिंदु को मिलाते हैं सरल रेखा के रूप में, उस रेखा के किसी भी संयोग को खरीद सकता है। हम जानते हैं कि अगर हम इसको समीकरण के रूप में लिखना चाहें तो हम x के मात्रा को x के मूल्य से गुणा कर दें, y की मात्रा को y से मूल्य से गुणा कर दें और दोनों जोड़ दें तो यह आय के बराबर होनी चाहिए। तो बजट लाइन का ये समीकरण होगा px इंटू एक्स धन py इंटू वाई इज इक्वल टू m, और ये रेखा इसको प्रदर्शित करेगी। और इस रेखा का अर्थ ये है कि इस रेखा पर x और y के जितने भी संयोग हैं उनमें से किसी भी एक को उपभोक्ता खरीद सकता है, और जब खरीदेगा तो उसकी पूरी आय खर्च हो जाएगी। अब देखिए और कितने संयोग हैं जिन्हें उपभोक्ता खरीद सकता है, लेकिन अब वे संयोग बचे हैं जहां उसकी पूरी आय खर्च नहीं होगी। तो हो सकता है वो पूरी आय खर्च न करे और ऐसे विकल्पों पर विचार करें जो वो अपनी इस आय की और कीमत की सीमा के अंतर्गत खरीद सकता है। वे सारे संयोग इस त्रिभुज के भीतर होंगे। अगर दोनों वस्तुओं को खरीदेगा तो जाहिर है कि न तो x अक्ष पर कोई संयोग आएगा न y अक्ष, क्योंकि x और y अक्ष पर आने वाले जो संयोग हैं वो एक वस्तु की मात्रा शून्य दिखाएंगे। वैसी स्थिति में उपभोक्ता इस रेखा पर जितने संयोग उन्हें खरीद सकता है, पूरी आय खर्च हो जाएगी। लेकिन अगर इस रेखा के नीचे इस त्रिभुज के भीतर जितने संयोग है, जैसे f है, a है, e है, g है, इनको खरीद सकता है तो वो खरीद सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में उसकी आय कुछ बच जाएगी। तो लेकिन वो खरीद सकता है, तो जितने भी संयोगों को उपभोक्ता खरीद सकता है उन सभी संयोगों को बजट सेट कहा जाता है। क्योंकि इस चित्र में हमने दो ही वस्तुएं दिखाई हैं और दो वस्तुओं के युग्म या जोड़े को हम लोग कॉम्बिनेशन कह लेते हैं। अगर कई ढेर सारी वस्तुएं होती तब हम उसको सेट कहते हैं। तो उपभोक्ता दो ही वस्तु तो नहीं उपभोग करता, जितनी वस्तुएं उपभोग करें आप अपने आय से, उन सारी वस्तुओं के का जो समूह या समुच्चय सेट होगा उसको हम समुच्चय सेट कह सकते हैं या बंडल कह सकते हैं। तो वैसी स्थिति में इस त्रिभुज के भीतर के सारे बिंदु या सारे संयोग और इस रेखा, कीमत रेखा, मूल्य रेखा या बजट रेखा पर जितने कॉम्बिनेशंस हैं x और y के, ये सब जो हैं बजट सेट कहलाते हैं। और इस रेखा पर जो संयोग है वो बजट रेखा कहलाती है। तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता इस बजट सेट का कोई भी एक संयोग चुन सकता है और चुनते समय वो दूसरे संयोगों से उसकी तुलना करेगा और तब देखेगा, अपनी अधिमानता को व्यक्त करेगा कि एक संयोग की तुलना में दूसरा संयोग या एक सेट की तुलना में दूसरा सेट बेहतर है या बदतर है, सुपीरियर है या इंफीरियर है इस रूप में। तो वैसी स्थिति में अगर मैं एक संयोग लूँ A जो इस बजट इस के रेखा के नीचे है और इस संयोग की मैं तुलना करूं B संयोग से जो बजट रेखा के ऊपर है, वैसी स्थिति में आप पाएंगे कि A संयोग जो है उस पर या y की मात्रा है वो y1, हम इसको केवल y1 पढ़ सकते हैं, इसको अगर शून्य मानते हैं तो y की मात्रा y1 है और x की मात्रा x1 है। और जब हम b पर जाते हैं तो b पर भी y की मात्रा वही है जो a पर है, लेकिन x की मात्रा x1 से बढ़ के x2 हो गई, अर्थात x की मात्रा में अब वृद्धि हो गई। अर्थात b संयोग पर
मात्रा ज़्यादा है। ए संयोग पर y की मात्रा जितनी ए संयोग पर उतनी बी संयोग पर, लेकिन ए संयोग पर x की मात्रा कम है, बी संयोग पर x की मात्रा ज़्यादा है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस ये बताता है कि उपभोक्ता अगर विवेकशील है तो वो ए संयोग की तुलना में बी संयोग को लेगा, या वो कहेगा कि ये संयोग की तुलना में बी संयोग उसे ज़्यादा संतुष्टि प्रदान कर रहा है। यद्यपि हम ये नहीं बता सकते कि ये संतुष्टि कितनी ज़्यादा है, लेकिन ये बता देगा उपभोक्ता कि बी संयोग ए की तुलना में बेहतर है। तो यहाँ पर हमने कहा कि जिस संयोग पर वस्तु की मात्रा ज़्यादा है वो संयोग वो पसंद करेगा। इसी तरह से अगर ए की तुलना हम सी से करें तो सी वाले बिंदु पर हम पा रहे हैं कि अब की बार बी और सी दोनों पर एक्स की मात्रा यथावत है और वाई की मात्रा सी बिंदु पर ज़्यादा हो गई, इस नाते ए की तुलना में वो सी को पसंद करेगा। तो इसी प्रकार किसी भी दो संयोग की अगर हम तुलना करें तो उपभोक्ता उस संयोग को वर्णन करेगा या उस संयोग के प्रति अपने अधिमानता को व्यक्त करेगा जिस संयोग पर वस्तु की मात्रा ज़्यादा है। अब यहाँ पर दोनों वस्तु की मात्रा ज़्यादा है या एक वस्तु की मात्रा ज़्यादा है, यहाँ ध्यान रहेगा कि एक वस्तु स्थिर रहेगी और दूसरे वस्तु की मात्रा बढ़ सकती है या घट सकती है, और एक दूसरी स्थिति होगी जिसमें दोनों वस्तुओं की मात्राएं बढ़ जाएं या घट जाएं पहले की तुलना में। तो अब अगर एक वस्तु की मात्रा, अभी तो हम दो ही वस्तु दिखा रहे हैं, लेकिन अगर एक बंडल होता जिसमें ढेर सारी वस्तुएं होती और एक दूसरा बंडल होता उसमें भी वही वस्तुएं उसमें भी होती और समान मात्रा में होती, और वैसी स्थिति में एक बंडल में थोड़ी सी मात्रा किसी एक वस्तु की बढ़ा दी जाती और तब उपभोक्ता से पूछा जाता कौन सा बंडल लेगा, तो अगर उपभोक्ता तुरंत ये कह दे कि हम वो वाले लेंगे जिसमें वस्तु की मात्रा ज़्यादा है, चाहे वो भले ही थोड़ी ही हो, तो ये कहा गया कि उपभोक्ता बिल्कुल अपने प्रेफरेंस को बताने में बहुत ही स्ट्रांग है, तुरंत उसने बता दिया कि ये वाली अच्छी है। लेकिन अगर वो हिचकिचाए और सोचने लगे कि जरा सी ज़्यादा है, पता नहीं ले या इसको इसी को ले लेते हैं, थोड़े से क्या ज़्यादा फर्क पड़ता है, तो इसका मतलब है कि वो कमज़ोर है, वीक है। वैसी स्थिति में वो इस कब बता पाएगा, जब उसको लगे कि सभी वस्तुएं ज़्यादा हैं पहले से, या उसमें से ढेर सारी वस्तुएं पहले से ज़्यादा हैं, तो वो तब कह पाएगा कि वो बंडल हम लेंगे जिसमें वस्तुओं की मात्रा ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि अगर बंडल में एक ही कम से कम एक वस्तु की मात्रा अगर ज़्यादा है, मतलब एक वस्तु की मात्रा ज़्यादा हो, अन्य शेष भले बराबर हों, और वो ऐसी स्थिति में वो बता दे कि ये हमें पसंद है, तो कहा जाएगा कि ये स्ट्रॉन्ग मोनोटोनिक प्रेफरेंस है। ये प्रेफरेंस जो है वो बहुत सबलता से बताई गई है। और एक दूसरी स्थिति है जिसमें सभी वस्तुओं की मात्रा ज़्यादा हो, तो वहाँ तो ये कहा गया कि पहले जब थोड़ी सी ज़्यादा थी तो ये बता नहीं पाया, इसका मतलब ये बताने में कमज़ोर है, निर्बल डिसीजन नहीं ले पाया, जब सबकी ज़्यादा हो गई तब बता पाया, तो वैसी स्थिति में उसको कहा जाता है वीक मोनोटोनिक प्रेफरेंस। बस केवल हम चर्चा के लिए कर रहे हैं ये बात। जैसे अगर हम डी बिंदु पर जाते तो एक्स की भी मात्रा ज़्यादा है डी पर, वाई की भी मात्रा ज़्यादा है ए की तुलना में, इस नाते ए से डी पर अगर ए और डी के बीच में प्रेफरेंस की तुलना करनी हो तो निसंकोच उपभोक्ता कह देगा कि डी बेहतर है, क्योंकि डी पर दोनों वस्तुओं की मात्रा ज़्यादा है। तो वस्तु की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। अगर थोड़ी सी ज़्यादा होने पर भी बता दे तो उसका डिसीजन स्ट्रांग होगा, और अगर ज़्यादा होगी, अधिकांश वस्तुओं की मात्रा ज़्यादा हो या सभी वस्तुओं की मात्रा ज़्यादा हो तब बता पाए, तो कहा जाता है कि वो बताने में थोड़ा कमज़ोर है या वीक है। तो ये दो कंसेप्ट इसमें होते हैं, स्ट्रांगली मोनोटोनिक और वीकली मोनोटोनिक। स्ट्रांगली में एटलीस्ट किसी एक वस्तु की मात्रा भी बढ़ गई तो बता देगा, और वीक वाले में सबकी बढ़ना या अधिकांश वस्तुओं की मात्रा जब बढ़ती है तब वो बता पाता है। तो इस स्थिति में हमने इसको बताने का आपको प्रयास किया, और अब अच्छी तरह से आप समझ गए कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब होता है कि उपभोक्ता जिस बंडल में उसे किसी वस्तु की मात्रा ज़्यादा होती है उस बंडल को वो प्रेफर करता है दूसरे की तुलना में, और ऐसा
कम से कम एक वस्तु की मात्रा ज़्यादा होने पर भी वो हो सकता है, और एक से ज़्यादा वस्तुएं या सभी वस्तुओं की मात्रा ज़्यादा होने पर भी हो सकता है। तो ये इस के माध्यम से हमने इसे समझने का प्रयास किया। और अब हम अगर देखें कि अगर हम इसको अनधिमान वक्रों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करें, और अनधिमान वक्रों में हम इसका उपयोग जो करते हैं वो देखिए आसानी से यहाँ समझ सकते हैं कि जब हम दो अनधिमान वक्र बनाते हैं, IC1 IC2 एक नीचे है एक ऊपर है, और जब हम ये कहते हैं कि ऊपरी अनधिमान वक्र निचले से ज़्यादा संतुष्टि प्रदान करता है, तो यही थियरी हम अप्लाई करते हैं। यहाँ जरा आप देख सकते हैं, जब हम एक IC1 पर ये है और IC2 पर B है, और जब आप A से B पर जाते हैं तो A पर x की मात्रा है x1 और B पर x की मात्रा हो गई x2। B पर x की मात्रा ज़्यादा है और A और B दोनों पर y की मात्रा कम है, और तब हम कहते हैं कि B पर मात्रा ज़्यादा है x की, और क्योंकि हम जानते हैं कि उपभोक्ता के व्यवहार में एक दिश जो अधिमान की धारणा लागू होती है, और वैसे स्थिति में जिस संयोग पर वस्तु की मात्रा ज़्यादा है उपभोक्ता उसे वर्ण करेगा। इसका मतलब है कि वहाँ पर जो है संतुष्टि उसकी ज़्यादा है, और इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि क्योंकि B ऊपरी अनधिमान वक्र पर है, इस नाते संतुष्टि का स्तर B पर ज़्यादा है। तो ये उपयोग यहाँ पर हमने इस रूप में किया। इसी तरह जब सैमुअल्सन की रिवील्ड प्रेफरेंस थियरी उपभोक्ता के अधिमान के उपभोक्ता के व्यवहार के संदर्भ में हम पढ़ते हैं, तो वहाँ हम इस बजट लाइन का प्रयोग करते हैं, और इस बजट लाइन के नीचे के संयोग, इस बजट लाइन पर निश्चित संयोग, इस बजट लाइन के बाहर के संयोग, उनकी हम तुलना करते हैं, और बाहर के संयोग को हम ये कहकर रिजेक्ट कर देते हैं कि बाहर का संयोग उपभोक्ता जो है प्राप्त नहीं कर सकता, उसकी आय छोटी पर कम पड़ जाएगी। लेकिन बजट रेखा पर स्थित संयोग और बजट रेखा के भीतर जो स्थित संयोग हैं उनकी जब तुलना करते हैं, तो जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि A संयोग की तुलना में उपभोक्ता B संयोग को प्रीफर करेगा, क्योंकि A संयोग पर वस्तु की मात्रा कम है और B संयोग पर वस्तु की मात्रा ज़्यादा है। और जब उसे ये तय करने को कहा जाता है कि इस ट्रायंगल के भीतर जितने बजट सेट्स हैं या जितने कॉम्बिनेशंस हैं जिनको उपभोक्ता प्राप्त कर सकता है, उसमें से अगर चुनना हो तो किसे चुनेगा, तो कहा जाता है कि वो इस त्रिभुज के भीतर के सारे संयोगों की तुलना में रेखा पर स्थित संयोग को चुनेगा। क्यों? क्योंकि बजट रेखा पर जो संयोग हैं उन पर बजट रेखा के भीतर के जो संयोग हैं उनकी तुलना में वस्तु की मात्रा ज़्यादा है, चाहे x की, चाहे y की, और चाहे दोनों की। तो ऐसी स्थिति में हम रिवील्ड प्रेफरेंस थियरी में भी और अनधिमान वक्र में विधि में भी जब हम उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, तो हम इस मोनोटोनिक प्रेफरेंस या एक दिष्ट अधिमान की संकल्पना का उपयोग करते हैं, और इस दृष्टि से हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है। तो ये एक दिष्ट अधिमान की जो संकल्पना है वो हमारे मस्तिष्क या साइकोलॉजी या मनोविज्ञान से संबंधित है, क्योंकि जैसा हम महसूस कर सकते हैं वो हम व्यक्त करते हैं, और उसको हम किसी भौतिक इकाई के रूप में माप नहीं पाते हैं। और ये जो अभिव्यक्तिकरण है मनोवैज्ञानिक, जाहिर है कि ये मनोविज्ञान का विषय हो सकता है, फिलॉसफी का विषय होगा, और ये इन अवधारणाओं की वहाँ हम बृहद चर्चा करते हैं। और क्योंकि उपभोक्ता का व्यवहार या ये व्यवहार जिसमें हम उपयोगिता को क्रमवाचक रूप में अपने अधिमान को व्यक्त करते हैं, और अधिमान व्यक्त करने के पीछे इस सिद्धांत का हम उपयोग करते हैं, और इस दृष्टि से ये सिद्धांत हमारे लिए उपयोगी है। तो ये एक दिष्ट, क्योंकि बार बार उपभोग के क्षेत्र में इनका उपयोग होता है, इस नाते इसे हमें जानना जरूरी है, और इस दृष्टि से मुझे लगा कि मैं इस पर एक लेक्चर आपको उपलब्ध करा दूं, ताकि ये संकल्पना आपको सरलतम रूप में समझने में आसानी हो जाए। और आपसे अनुरोध जरूर है कि इस चैनल को थोड़ा प्रमोट करें आप, क्योंकि नया है और आप ही के ऊपर है ये सारी जिम्मेदारी, क्योंकि ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचेगा तो ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिलेगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, दोस्तों मित्रों से सब्सक्राइब करने का आग्रह करें, और अच्छा लगता है तभी ऐसा करें, मैं कोई दबाव नहीं है। और
ज़्यादा लोग देखेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और मेरा प्रयास है कि मैं विषय को सरल से सरल रूप में आपके समक्ष रखूं, और ताकि आप कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ सकें। और जब अच्छी तरह समझेंगे तो पढ़ने में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। और यही मेरा उद्देश्य भी है कि मैं इकनॉमिक्स को, जैसा कि लोग कहते हैं कि बहुत कठिन है, उसको सरलतम रूप में आपके समक्ष रखा जाए। और इस प्रयास में मैं लगा हूँ। आशा है आपको मेरे वीडियो अच्छे लगेंगे। तो समस्त शुभकामनाओं के साथ मैं आज यही समाप्त करता हूँ। आगे फिर मिलता हूँ। धन्यवाद।